प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास है आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स की पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 40। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए देख लीजिए कि हमने लास्ट में क्या किया था। तो लास्ट वाला जो टॉपिक था आपका वो कंप्लीट हो गया था, है ना। तो उसमें अब आपका आज जो है यूनिट सेकंड स्टार्ट करते हैं। कौन सा यूनिट? यूनिट सेकंड, ठीक है। यूनिट सेकंड में जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक है श्रोडिंगर समीकरण का स्थायी अवस्था में हल। श्रोडिंगर समीकरण का स्थायी अवस्था में हल। ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ जान लीजिए। तो अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं ऐसे जो अभी आपके न्यू सिलेबस में शायद थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक जो है आपके सेकेंड यूनिट में, ठीक है। पढ़ लिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पढ़ लिया है, ना पढ़ना तब कोई दिक्कत नहीं। जो आपने पढ़ लिया है कौन कौन से टॉपिक में, हल्का सा ज़्यादा नहीं है, तीन चार टॉपिक होंगे। उन टॉपिक को मैं बता दे रहा हूँ, वो आपके टॉपिक सेकेंड यूनिट के हैं। आपको तो सभी याद करना है, सब तैयार करना है, चाहे पहली यूनिट का हो, दूसरी का, तीसरी का, ठीक है। क्योंकि चाहे कहीं भी लिखा हो आपको तैयार करना है। कौन कौन से टॉपिक हैं? जैसे श्रोडिंगर के हमने दो समीकरण कराए हैं। श्रोडिंगर के समीकरण कौन से? काल आश्रित और काल अनाश्रित। मैं लिख दे रहा हूँ टॉपिक्स को, ठीक है। तो वो आप जो है वहाँ जाओ तो वो टॉपिक्स को यूनिट सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है। क्या है श्रोडिंगर का काल आश्रित काल आश्रित तरंग समीकरण। दूसरा श्रोडिंगर का काल अनाश्रित। दो कराया ना, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है। और जो वेव पैकेट कराया था, तरंग जो क्षमता, तरंग उसके अभिलाक्षण जो गुण कराए थे, ठीक है। ठीक है। ये टॉपिक आपका श्रोडिंगर का हुआ, ये हुआ, ठीक है। और अगर जिनको जैसे प्रोबेबिलिटी करंट स्टडी कराया था, प्राकृतिक धारा घनत्व, वो भी आपका सेकेंड यूनिट का ही है, ठीक है। प्राकृतिक धारा, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है आपके सेकेंड यूनिट से रिलेटेड है। कर लिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तैयार करना है आपको इनको, ठीक है। और अब जो आपकी प्रॉपर हम स्टार्ट करें वो है सेकेंड यूनिट, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। करते हैं स्टार्ट। श्रोडिंगर समीकरण का स्थायी अवस्था में हल। कौन सी श्रोडिंगर समीकरण का करेंगे? दो समीकरण है, टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। यहाँ हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट काल आश्रित की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
श्रोडिंगर के काल आश्रित तरंग समीकरण से, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? ई साई बराबर एच साई। ई एनर्जी ऑपरेटर के रूप में है, संकारक के रूप में। एच कौन सा संकारक है आपका? हैमिल्टोनियन संकारक, जिसको अभी हमने हाल में ही प्रूव किया कि हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है आपका, कैसा, एक हर्मिट संकारक भी होता है, ठीक है। तो ये एच हो गया आपका, तो इसको डाल दो समीकरण नंबर। अब समीकरण एक को हम संकारक के रूप में लिखेंगे। समीकरण एक को संकारक रूप में लिखने पर, समीकरण एक को संकारक रूप में लिखने पर, एनर्जी का फॉर्म, संकारक एनर्जी का ऑपरेटर फॉर्म क्या है? ठीक है, आयोटा एन स्क्वायर डेल ओवर डेल टी। इसका क्या है? माइनस आयोटा माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई। एच का फॉर्म लिख दो, जहाँ ई क्या है? आयोटा एच डेल ओवर डेल टी हैमिल्टोनियन क्या है? माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस, साई कहाँ से आ गया? साई नहीं आया, डेल स्क्वायर बी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, विभव ऊर्जा। ये हो गया, तो नोट कर लो, फिर बताता हूँ उसको। ठीक है, देखो श्रोडिंगर का कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, वो समझो। श्रोडिंगर का स्थायी अवस्था में हल ज्ञात करने के लिए हम ये मानेंगे कि जो वेव फंक्शन है, एक संकारक का रूप, अभी जो आपने इक्वेशन लिखी है ई साई बराबर एच साई, तो उसमें साई क्या है? वेव फंक्शन है ना, तरंग फलन है। तो स्थायी अवस्था स्टेशनरी सॉल्यूशन के लिए, स्थायी अवस्था को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी सॉल्यूशन। तो स्थायी अवस्था के हल के लिए हम तरंग फलन साई को दो भौतिक राशियों का हम फंक्शन मानेंगे। किसका? एक तो है स्थिति आर का और एक है समय टी का फलन मानेंगे। किसे? तरंग फलन को, ठीक है। यानी तरंग किसका फलन है? स्थिति आर और समय टी का फलन है। जबकि स्थिति ऊर्जा बी को हम किसका फलन मानेंगे? केवल स्थिति, किसका मानेंगे? केवल स्थिति आर का फलन मानेंगे, ठीक है। ये हम इसमें लिख ले रहे हैं। तो क्या है? श्रोडिंगर समीकरण का स्थायी अवस्था में हल ज्ञात करने के लिए हल ज्ञात करने के लिए
साई को स्थिति आर तथा समय t का फलन मानते हैं, जबकि स्थितिज ऊर्जा V को केवल स्थिति R का फलन मानते हैं। इस आर का वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अब वन डायमेंशनल के लिए लेंगे, एक विमी के लेंगे, तो इस आर वेक्टर और इस आर वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको लिख लिया, इसको नोट करेंगे आप, देखो समीकरण के संकारक रूप, समीकरण एक का जो संकारक रूप था, जो दूसरी लाइन में हमने लिखा था, इसमें ई और एच की वैल्यू रखी थी हमने हैमिल्टोनियन संकारक और एनर्जी ऑपरेटर की, उसकी बात हो रही है। समीकरण एक के संकारक रूप को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना, जहाँ साई है वहाँ साई आर टी और जहाँ बी है वहाँ केवल आर। वी किसका कंपोनेंट माना है, केवल वो वी किसका फंक्शन माना है, स्मॉल आर का ओनली, ठीक है, टाइम को भी डिपेंड किया। इसको डालते हैं हमने समीकरण नंबर, ठीक है, नोट करो इसको। चलिए ये आ गया आपका समीकरण नंबर, सारी जो है इसमें पहले। अब समीकरण दो में जो वेव फंक्शन दिया है साई आर टी, इस साई आर टी को हम और देखो एक प्रकार से और लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर समीकरण तो इसको डाल के इसके बाद हम जो लिखने जा रहे हैं उसको डालेंगे तो ज़्यादा बेटर। देखते हैं क्या है। अब हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे एक्स घटक के लिए। क्या होगा एक्स घटक के लिए,
जहाँ पर आर वेक्टर था साई फंक्शन में वहाँ एक्स हो जाएगा। इसका भी एक्स कंपोनेंट ले लो, एक्स टी प्लस वी एक्स इसको डालो समीकरण 2 और इसको मत डालो, ठीक है। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको डालो, कोई जरूरत नहीं। देखिए अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है इसमें कौन सा साई एक्स टी वाला, हम ये मान के चलेंगे कि जो साई है वो दो अलग अलग तरंग फलनों का गुणनफल है। यानी साई जो है वो दो अलग अलग तरंग फलनों का गुणनफल है। कौन कौन से है देखिए जरा। तरंग फलन साई दो अलग अलग तरंग फलनों का गुणनफल है। साई जो है तो अलग अलग तरंग फलनों का क्या है, गुणनफल है, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा आपको, साई एक्स टी बराबर ए एक्स और बी टी। दो तरंग फलन हमें मान लिए, कौन कौन से। साई एक्स टी बराबर किसका गुणनफल है, एक तो तरंग फलन ए एक्स है, यानी ए जो है जो फंक्शन है वो किसका, ए तो फंक्शन किसका फंक्शन है, एक्स का। बी किसका फंक्शन है, टी का। तो ये दो अलग अलग तरंग फलन है, इनको हमने मल्टीप्लाई करके किसका मान लिया है, साई एक्स। इसको समीकरण नंबर डालना, ठीक है। अब हमारा जो मेन काम है वो इनके मान याद करना है। इनके मान याद हो जाएंगे, हम इसमें मान रख देंगे, अपने आप हमारा यही समीकरण जो श्रोडिंगर का कालाश्रय समीकरण, इसका हल भी आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए, इनके मान ज्ञात करना, इनके ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 में, समीकरण 3 से मान जो है समीकरण 2 में रखने का। का मान समीकरण 2 में रखना। देखिए हटाओ इसको, तब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए वाला मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, छोड़ के जरे इसको बैठा ना मॉडल क्या मान रखेंगे, इधर क्या था, आयोटा एच स्क्वायर डेल ओवर डेल टी के एक्स
ए एक्स और बी की जगह हम फाई 1 फाई 2 भी मान सकते थे, फाई 1 फाई 2 या साई 1 साई 2 मान सकते थे, कुछ भी मान लो अपने ऊपर है, ठीक है। तो ये रख दें, इधर क्या है माइनस एच पर स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर ए एक्स बी टी प्लस बी एक्स ए एक्स और ये आ गया बी टी। जहाँ साई एक्स टी था वहाँ पर हमने ए एक्स इंटू बी टी रख दिया है। देखो ये आपको मिल गया इक्वेशन, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समीकरण को देखो, यहाँ पर जो डिफरेंशियल हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष हो रहा है, समय टी के साथ। और ये जो ए फंक्शन है किसका, एक्स का है, बी किसका फंक्शन है, टी का। तो इसके लिए कौन सा फलन जो है कांस्टेंट माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, क्योंकि ये इसके सापेक्ष जो है फंक्शन माना जाएगा, वेरिएबल रहेगा, और ये ए एक्स क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखो, आई एच पर ए एक्स डेल ओवर डेल टी, ये हो गया बी टी बराबर, सेम कंडीशन इधर रहेगी, माइनस एच का स्क्वायर 2m डेल टू को तो बाद में लिखो, पहले बाहर तो निकालो, क्या रहेगा बाहर, इधर पी टी बाहर आएगा, डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस इधर सेम रहेगा वी एक्स ए एक्स और ये वी टी, ये आ गया। देखिए जरा, अच्छा इससे पहले जो समीकरण हमने माना था उसको कुछ समीकरण डाला है, तरंग फलन माना था, समीकरण क्या था, समीकरण 3 माना था हमने, ठीक है। समीकरण 3 का मान कहाँ रखा था, समीकरण 2 में। अब इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 4, क्या डालेंगे, समीकरण नंबर 4, ठीक है। समीकरण 4 में हम भाग देंगे किसका, ए एक्स इंटू बी टी का। ये मल्टीप्लाई में है ए एक्स इंटू बी टी, ठीक है। इसका भाग ले जाता है, भाग देंगे, 2 भाग क्या आ जाएगा, चौक देखो इधर आ जाए बराबर, ये आ जाए, डिवाइड देने के बाद ये आ जाए। तीनों स्टेप में हमने अकाउंट में लिख दिया ए एक्स और बी टी। अब कैंसिल कर दो, अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो, नोट करो इसको, नोट करो इसको।
देखो बचा हुआ उसको लिख लो। ये डाल दिया समीकरण नंबर 5। इसको हटाओ, कैंसिल करने के बाद जो बचा हुआ है उसको लिख लिया और उसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 5। देखो अब क्या करेंगे, इस समीकरण 5 की ज़रा ध्यान से समझो इसको, यहाँ समझने की। समीकरण 5 में 2 पार्ट है, ठीक। फर्स्ट पार्ट होता है LHS और RHS। अगर समीकरण 5 को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके अगर LHS पार्ट को देखो तो LHS पार्ट क्या है, आई क्या आयोडा, इसका तो कोई मतलब नहीं। H का कांस्टेंट है, B किसका फंक्शन है, T का। इधर B किसका फंक्शन है, T का। किसके सापेक्ष अपकरण हो रहा है, T का, T के सापेक्ष, ठीक है। यानी LHS में जो भी चीज़ है वो T पर डिपेंड कर रही है, यानी जो LHS है वो किसका फलन माना जाएगा, समय T का। RHS देखो जरा, RHS का कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट n कांस्टेंट, A किसका फंक्शन, x का, A किसका फंक्शन, x का, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है, x का। B इज द आल्सो फंक्शन ऑफ x। यानी अगर आप RHS की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, RHS की, तो RHS में जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो फंक्शन है, जो वेरिएबल है वो भी किसके फंक्शन है, x के, ठीक है, पोजीशन x के, कंपोनेंट x के। तो इस समीकरण 5 से ये स्पष्ट है कि LHS किसका फलन है, समय t का फलन है, और RHS किसका फलन है, समय x का, ठीक। अब एक चीज़ और समझिए, अगर हम LHS में कोई परिवर्तन करना चाहें, जैसे माना कि कोई BT बराबर कोई फंक्शन ले लिया कि t² + 2 है, t² + 2 मान लिया, तो t का मान हमने कुछ रख दिया, तो इधर अगर BT के फंक्शन में या t के मान में कोई भी अगर हम परिवर्तन करें तो क्या इसका प्रभाव इधर दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इधर कोई t है ही नहीं कहीं पर, कि जब इधर अगर t का मान बदलते जाएंगे तो इधर भी t है, तो यहाँ t का मान रखेंगे तो इस पूरे का मान भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ऐसा है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये अलग फंक्शन है किसका, x का, और ये किसका फंक्शन है, t का। अब सेम कंडीशन वाइस वर्सा इसके लिए होती है, रिवर्स। क्या, अगर इधर आप कोई चेंज करो, क्या करेंगे, इधर अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करेंगे तो उसका प्रभाव LHS वाले पार्ट पर, बाएं पक्ष पर नहीं पड़ेगा। और अगर बाएं पक्ष पर कोई चेंज परिवर्तन कर रहे हैं आप, LHS में कोई चेंज कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव आप इस समीकरण के RHS वाले पार्ट पर नहीं पड़ेगा। यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के सापेक्ष के नियतांक होंगे। क्या होंगे, नियतांक। नियतांक का मतलब मान नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में लिखें, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लेना कि क्या है ये आपका, क्लियर हो गया। ये फंक्शन t का और ये फंक्शन किसका आता है, x का फंक्शन है, ठीक है। और ये जो थ्योरी है जो मैंने अभी लिखी, हो सकता है आप उसको लिख लेना, उसके आगे का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।